जैन नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपको पता है 12th का सबसे प्यारा चैप्टर है, सबसे प्यारा यूनिट है। और मैं अगर सिर्फ 12th की बात करके अगर छोड़ दूं तो यह आपके साथ नाइंसाफी होगा, है ना। पूरे बायोलॉजी का 11th और 12th जो एनसीईआरटी है, हमारा नीट का जो सिलेबस डिफाइंड है, अगर पूरे एनसीईआरटी पूरे अपने सिलेबस का, पूरे नीट का सिलेबस का अगर सबसे कोई बेहतरीन यूनिट हम देखें, सबसे कोई बेहतरीन चैप्टर देखें तो कोई और नहीं बल्कि कौन है? जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स की आज बात करेंगे। जेनेटिक्स के पूरे मेथडोलॉजी, उसके प्रोसेस, उसके मैकेनिज्म, उसके साइंस के बारे में आज बातें करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा यूनिट है। जितना मजा मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में आता है उतने ही मजा आपको पढ़ने में भी आएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, आप मेरे साथ ट्यून्ड रहना और चैप्टर को मेरे साथ आप कंसंट्रेट होकर के सुनते रहना। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर आप देख रहे होंगे, नाम क्या है? जेनेटिक्स। सबसे पहले तो हम जान ले कि आखिर जेनेटिक्स है क्या। इस जेनेटिक्स वर्ड का लिटरल मतलब है क्या, आखिर जेनेटिक्स वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रहे, ये जो जेनेटिक्स वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो ग्रीक वर्ड क्या है? जेनेसिस। इस जेनेसिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट करके बात करूं, मैं अपने टर्म्स में बात करूं, तो ये जो वर्ड है ना जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब ही होता है किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन की बातें करते हैं। यानी कभी भी किसी भी सब्सटेंस को जब हम फॉर्म करते हैं तब उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जेनेसिस। अब बात यहां पर किसकी हो रही है? लिविंग सब्सटेंस की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग सेल की। भाई जेनेटिक्स कहां पर एप्लीकेबल है? नॉन लिविंग सब्सटेंस के लिए थोड़ी एप्लीकेबल होगा। जेनेटिक्स आखिर एप्लीकेबल किसके लिए है? तो लिविंग सब्सटेंस के लिए। याद करो ना, जब आपको 11th में जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड आपको जब पढ़ाया जाता है, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया जाता है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो भैया उसके पास क्या होगा? ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होगा तो क्या कहलाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद होगा, यानी जब जब ग्रोथ होगा तो ग्रोथ कहां होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आज जब हम बातें कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स वर्ड कहां से आया है? तो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो वर्ड क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब भी लगभग मिलता जुलता है। वर्ड का मतलब क्या? टू ग्रो इनटू, टू बिकम। यानी किसी भी चीज के बनने की बातें कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के बारे में हम बातें करना चाहते हैं। अब ग्रोथ कहने का मतलब क्या? छोटा से बड़ा हो जाना सिर्फ ग्रोथ है क्या? नहीं। ग्रोथ के अंदर याद होगा आपको दो वर्ड, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक याद करो, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ। यानी जब जब ग्रोथ होगा तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ही होगा। क्या? तो एक तो नंबर इंक्रीज होगा और एक मास इंक्रीज होगा। यहां भी सेम वही चीज है, टू ग्रो इनटू। यानी जब किसी भी चीज में ग्रोथ करने की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बात बहुत स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि यहां भी कहीं ना कहीं आगे चल करके नंबर इंक्रीज होने जा रहा है और मास इंक्रीज होने जा रहा है। और हकीकत में बताऊं तो जेनेटिक्स में खेल इसी चीज का है कि नंबर इंक्रीज। अब भाई बायोलॉजी में हम जब भी किसी सेल की बात कर ले तो आखिर सेल का नंबर इंक्रीज कैसे होगा? तो हमें बहुत अच्छे से पता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन वहां पर करवाना पड़ेगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब जब सेल डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेगा एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। जब जब हम माइटोसिस की बातें करते हैं तो आपको पता है कि माइटोसिस में जैसा कैरेक्टर जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में होता है, आफ्टर डिवीजन डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम रहते हैं। यानी माइटोसिस में क्या हो रहा है? तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। लेकिन बात करो ना मियोसिस की, आपको याद आ रहा होगा कि जब मियोसिस हमें बताया जाता है तो मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? हाफ।
जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, किसी सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 46 है, तो अगर उस 46 क्रोमोसोम वाले सेल के अंदर मियोसिस होता है तो डॉटर सेल जो बनेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23। अब यहां से एक मैसेज याद करो, 11th का एक कॉन्सेप्ट है। 11th में हमें बहुत अच्छे से बताया गया था कि जब जब मियोसिस होगा तो कुछ नए कैरेक्टर्स लेकर आएंगे, जब जब माइटोसिस होगा तो जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही ऑफस्प्रिंग होंगे। इसका कहने का मतलब इतना सा कि जब हम ग्रोथ की बातें कर रहे हैं तो ग्रो इनटू की बातें कर रहे हैं, यानी ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब इतना सा है कि किसी नए ऑर्गेनिज्म, नए सेल के बनने की बातें कर रहे हैं और हो सकता है अपने पेरेंट्स के जैसा भी हो सकता है और उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। यानी अब मैं जेनेटिक्स की बात करूं कि जेनेटिक्स में हमें स्टडी क्या करना है, जेनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, जेनेटिक्स में हमें जानना क्या है, तो हकीकत में बताऊं जेनेटिक्स में सिर्फ इन 2 वर्ड के बारे में जानना है। खुश मत हो जाना कि सिर्फ 2 वर्ड के बारे में बात करना है। जेनेटिक्स के अंदर और भी बड़े बड़े मजेदार टॉपिक्स हैं जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, पूरे जेनेटिक्स का जो मूल है, रूट है, वो कहां से स्टार्ट होता है? तो इन्हीं 2 वर्ड से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड क्या? हेरिडिटी। सेकेंड वर्ड क्या? वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। मैं मेन टॉपिक पर ना आकर के आपको एक छोटा सा मैं जोक सुनाता हूं। हुआ क्या कि एक बच्चे ने एक मिठाई की दुकान पर गया, एक हलवाई की दुकान पर गया। उस बच्चे ने हलवाई अंकल से बोला कि अंकल मुझे 2 केजी काजू कतली दे दो। अंकल ने 2 केजी काजू कतली दिया और बच्चे ने लौटने ही जा रहा था। दुकान से लौट ही रहा था कि वो 18 बायोलॉजी का स्टूडेंट किसका? मेरा। वो आओ ना देखा ताओ धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ दिया। किससे? हलवाई से। हलवाई से क्या क्वेश्चन पूछा उस बच्चे ने? अब चूंकि दिक्कत क्या था कि उस बच्चे ने क्या देख लिया कि हलवाई की दुकान पर सारा पूरा फैमिली बैठा हुआ है। हलवाई की वाले भी है, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी, सब पूरे लगे पड़े हैं, फैमिली पैक है। तो इसने आओ ना देखा था क्वेश्चन उन्हीं से पूछ दिया उसी वक्त। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन आप सुनना। पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि अंकल, हलवाई से पूछ रहा है, अंकल आप भी लंबे, आंटी भी लंबी, आपका बेटा वो भी लंबा, यानी आप लोग भी लंबे थे तो आपका बेटा भी लंबा हो गया, ये बात तो मेरे को समझ में आता है। उसने क्या पूछा? पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि अंकल आप भी लंबे, आंटी भी लंबी, आपका बेटा जो है वो भी लंबा है, ये बात तो अंकल मुझे समझ में आता है। लेकिन उसने एक क्वेश्चन और पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अंकल आप भी गोरे चिट्टे, आंटी भी गोरी चिट्टी, आपका बेटा जो है वो काला कैसे हो गया? यहां तक तो ठीक था। अब इसने एक लाइन और जोड़ दिया कि कुछ गड़बड़ है क्या? और जैसे इसने बोला कि कुछ गड़बड़ है क्या, हलवाई ने खूब इसका कुटाई किया, भर भर के कुटाई किया। इसने कैसे करके धूम बजा करके भागा, पैसा भी दिया, मिठाई भी वही छोड़ दिया, कुटाई भी हुआ और वापस घर आ गया। आकर मेरे से पूछा, सर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे को कुटाई कर दिया। मैंने बोला क्या क्वेश्चन पूछा था? तो सर मैंने यही पूछा कि अंकल आप भी लंबे, आंटी भी लंबी, आपका बेटा जो है वो भी लंबा, ये बात तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आप गोरे चिट्टे, आंटी भी गोरी चिट्टी, आपका बेटा काला कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं बोला ये आखिरी वाला लाइन क्यों बोला? ये जो आखिरी वाला लाइन आपने जोड़ दिया इसीलिए तो आपका कुटाई हुआ, बाकी तो आप सही बोल रहे थे। भाई साहब, बच्चों, सारी बातें को इग्नोर करना। जो 2 क्वेश्चंस इस बच्चे ने पूछा, उन 2 क्वेश्चंस को आप नोटिस करो वापस। 2 क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था उस बच्चे का? ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन था कि अंकल आप भी लंबे, यानी लंबाई एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आंटी आप भी लंबी, यानी आंटी भी लंबी है, यानी दोनों के अंदर एक एक कैरेक्टर था। क्या? तो दोनों का हाइट ठीक ठाक था, दोनों के अंदर टॉलनेस प्रेजेंट था, टॉल वाला कैरेक्टर प्रेजेंट था। बच्चा भी कैसा था? बच्चा भी टॉल था। यानी जो कैरेक्टर पेरेंट्स के अंदर दिखाई दे रहा है, मेरी बात को पकड़ना, जो कैरेक्टर पेरेंट के अंदर दिखाई दे रहा है वही कैरेक्टर एज इट इज उस बच्चे के अंदर, उसके औलाद के अंदर भी दिखाई दे रहा है।
ये जो कैरेक्टर का रिजेम्बलेंस है ना, कि जैसा कैरेक्टर पेरेंट्स में दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर पेरेंट्स में दिखाई दे रहा है वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग यानी उनके औलाद, उनके बच्चों में भी दिखाई दे, उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी क्या है? जैसा पेरेंट्स वैसे औलाद। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में दिखाई दे, अगर वही कैरेक्टर औलाद में भी दिखाई देने लगे, वही कैरेक्टर उनके बच्चों में भी दिखाई देने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? यही तो है हेरिडिटी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या था उस बच्चे का? दूसरा क्वेश्चन था कि अंकल आप भी गोरे चिट्टे, आंटी भी गोरी चिट्टी, आपका बेटा काला कैसे हो गया? ये जो काला वाला कैरेक्टर आया, पेरेंट्स में था क्या कैरेक्टर? नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल दोनों के दोनों गोरे चिट्टे, लेकिन बच्चा, उनका जो औलाद है, औलाद कैसा हो गया? काला हो गया। यानी पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर ऐसे भी बच्चे में आए जो पेरेंट्स से हटके है, पेरेंट्स से अलग है, पेरेंट्स से वेरी कर रहा है। वो जो कैरेक्टर पेरेंट्स में नहीं था और कहां आ गया? बच्चों में आ गया, बच्चे में आ गया। उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेरी भाषा को पकड़ना, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे, यानी जो औलाद होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें कुछ कैरेक्टर्स तो पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा और कुछ कैरेक्टर कैसे होंगे? पेरेंट्स से टोटली अलग होंगे। जो कैरेक्टर पेरेंट की तरह दिखाई देगा वो किसके कारण? हेरिडिटी के कारण। जो कैरेक्टर अलग दिखाई देगा वो किसके कारण? वेरिएशन के कारण। यही जेनेटिक्स है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर जेनेटिक्स का डेफिनेशन बताओ, तो हम सीधा इतना सा बात करेंगे कि जेनेटिक्स कुछ और नहीं बल्कि हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का कलेक्टिव स्टडी जब हम करते हैं, इसी के लिए वर्ड क्या देते हैं? जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स क्या है? तो कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। फटा क्लियर है? अब हेरिडिटी के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। हेरिडिटी में आप देखो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक कहने का लिटरल मतलब क्या? कि जैसे पेरेंट्स वैसे ही उनके औलाद। इसका कहने का और सीधा सा मतलब क्या है? कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही पैदा लेगा, इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा लेगा, मनुष्य के बच्चा मनुष्य ही पैदा लेगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, बकरी का बच्चा बकरी ही होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। अगर मैंगो प्लांट का सीड रोपा जाए तो सीड से, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही डेवलप होगा। कहने का मतलब क्या? लाइक बिगेट्स लाइक कहने का मतलब क्या? जो जैसा होगा उनके औलाद भी ठीक उनके जैसे ही होंगे विद सर्टेन वेरिएशन। यही है लाइक बिगेट्स लाइक। अब हेरिडिटी का लिटरल मतलब आपको समझा दिया था कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में दिखाई दे रहा था, अगर वही कैरेक्टर बच्चों में भी दिखाई देने लगे, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। लाइन पढ़िए आप। देयर है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम, कहां से? पेरेंट्स टू डियर ऑफस्प्रिंग, उनके अपने ऑफस्प्रिंग। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सर आखिर वो कैरेक्टर बच्चों में किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचा? ये तो हेरिडिटी एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम सिर्फ रिजेम्बलेंस की बातें कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों के साथ रिजेंबल कर रहा है। ये जो कैरेक्टर रिजेम्बलेंस है, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हेरिडिटी। लेकिन एक्चुअल में वह कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्चुअल में कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, कैरेक्टर बच्चों में आ रहा है? तो फेनोमेनन कोई और नहीं बल्कि क्या है? इनहेरिटेंस। आप देखो ध्यान से, इनहेरिटेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोसेस। ये बड़ा काम का वर्ड है। यहां पर आपको लग रहा होगा ये सीधा साधा सा वर्ड है, ये बड़ा काम का वर्ड है। यानी इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स और ट्रेट, दोनों का मतलब एक ही होता है, कैरेक्टर और ट्रेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, दादा से पापा में, पापा से हम में, हम सब जो हैं, हमसे हमारे औलाद में, हमारे औलाद से उनके औलाद में। यानी ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स को ले जाएगा, ले जाने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या? इनहेरिटेंस। आपको आई थिंक दोनों वर्ड क्लियर हो गया होगा कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं
वेरिएशन के ऊपर ध्यान रहे। वेरिएशन क्या, तो मैंने बता दिया था कि जो पेरेंट्स में कैरेक्टर नहीं था वो कैरेक्टर कहां आ गया, बच्चों के अंदर आ गया। यानी एक कैरेक्टर्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ, वही वर्ड है डिग्री ऑफ डिफरेंस। वर्ड क्या है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस आया, किसमें, इन द प्रोजेनी। सिर्फ प्रोजेनी में क्या, नहीं। आप कभी भी नोटिस करना, एक ही पेरेंट्स के अगर दो संतान हैं तो दोनों संतान क्या 100% एक जैसे होते हैं क्या? अगर मैं दो भाई हूं तो मैं और मेरे जो भाई हैं क्या हम दोनों एक जैसे हैं क्या? अगर आप दो भाई हैं तो क्या आप दोनों एक जैसे हैं क्या? अगर आप भाई बहन हैं तो क्या दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाले कंडीशन को छोड़ दे तो बाकी दुनिया के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे के जैसा 100% सिमिलर नहीं है। वही चीज दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन द प्रोजेनी, यानी दो प्रोजेनी, दो औलाद के बीच में भी, एंड द पेरेंट्स। फटा क्लियर है? अब ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन को हम फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। आखिर सोमैटिक वेरिएशन क्या है, जर्मिनल वेरिएशन क्या है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले इन दो वर्ड्स के पीछे भागने से पहले हम दो वर्ड्स और पहले पढ़ लेते हैं। जब हम अपने बॉडी की बातें करते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बातें करते हैं जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। एक सेल को क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल। अब सोमैटिक सेल क्या है भाई, जर्मिनल सेल क्या है भाई, तो जर्मिनल सेल को पहले समझते हैं। जर्मिनल सेल एक्चुअली वह सेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल है उन सेल्स को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, जर्म सेल। अब ईमानदारी से मुझे बताओ गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल कौन कौन से है भाई? तो एक को हम बोल देंगे ना टेस्टिस, दूसरे को हम बोल देंगे ना ओवरी, कि मेल के अंदर टेस्टिस की बातें कर रहे हैं और फीमेल के अंदर ओवरी की बातें कर रहे हैं। यानी ये जो टेस्टिस और ओवरी, जिसके लिए एक वर्ड क्या होता है, गोनैड्स। यानी ये जो गोनैड्स है, अगर मैं गोनैड्स की बातें करूं जिसका काम क्या है, तो गैमेट का फॉर्मेशन करना। दैट इज वाई एक ऐसा सेल जो गैमेट्स को फॉर्म करता है, ऐसे सेल को हमने क्या बोला था, जर्मिनल सेल। यानी हमारे बॉडी के जो गोनैड्स हैं, अगर मेल की मैं बातें करूं तो टेस्टिस, फीमेल की मैं बातें करूं तो ओवरी, ये जो दोनों ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरी, उसके अंदर जो भी सेल है उन्हें हम क्या बोल देंगे, जर्मिनल सेल। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे सेल्स हैं, क्या कोई भी सेल उसके अलावा, टेस्टिस और ओवरी के अलावा गैमेट्स फॉर्म करता है क्या? नहीं। यानी उसके अलावा जब कोई भी सेल गैमेट फॉर्म नहीं करता है तब ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक सेल। ये जो वर्ड है ना सोमैटिक, सोमैटिक में 4 लेटर पहले का, सोमा, सोमा का मतलब ही होता है बॉडी। यानी हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। आई थिंक ये दोनों वर्ड क्लियर हो गया होगा कि सोमैटिक सेल क्या है और जर्मिनल सेल क्या है। अब बातें करते हैं सोमैटिक वेरिएशन के बारे में। बहुत सिंपल है। इमेजिन करो आप बचपन में साइकिल सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप पैडल मारते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर जब साइकिल सीख जाते हैं, नया नया होता है, हमारा जोश बढ़िया रहता है उस वक्त, है ना। उस वक्त हमारा कंडीशन ऐसा रहता है कि हमारा मतलब ऐसा रहता है कि कितना स्पीड में साइकिल को हम ड्राइव कर ले, कितना ज्यादा साइकिल को हम स्पीड में भगा ले। और उस वक्त क्या होता है, बीच में कोई गड्ढा आ जाए, बीच में कोई आदमी आ जाए तो अपने को समझ में नहीं आता, अपन छोड़ छाड़ के कूद जाते हैं। सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब जब कूदते हो तो हाथ में स्क्रैच, पैर में स्क्रैच, इधर उधर बहुत जगह। बचपन में लड़ाई कर लिए, भाई बहन में लड़ाई हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गया, एक मुक्का, इधर कट लग गया, इधर कट लग गया, इधर कट लग गया। अब ये जो कट लगा, इधर उधर जो निशान आया बॉडी के ऊपर, वो क्या आ गया, वो आ गया वेरिएशन। पहले ऐसा था क्या, नहीं। अब क्या आ गया, वेरिएशन। लेकिन ईमानदारी से सोचो, क्या वह दाग कभी भी अगले जनरेशन में जाता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। सोमैटिक वेरिएशन का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हमारी घर की जो मां बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, कान छिदवाती हैं, नाक छिदवाती, बोरिंग ऑफ ईयर पिन एंड नोज। हर जनरेशन में होता है।
यानी ये क्या गया, जब कान छिदवाई नाक छिदवाई तो क्या हो गया, वेरिएशन आया। लेकिन ईमानदारी से सोच कर देखो आप, क्या कभी भी कोई भी ऐसी मां अपने औलाद को जब पैदा करती है तो ऑलरेडी क्या कान और नाक छिदा रहता है? जवाब आएगा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर हमारे बॉडी के ऊपर जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आता है तो अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है। दैट इज व्हाई वर्ड क्या लिखा हुआ है कि जो सोमैटिक वेरिएशन है, सोमैटिक वेरिएशन कैसा होता है, नॉन इनहेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं जाता है। बात क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं फिर से आप सुनना कि सोमैटिक वेरिएशन यानी एक ऐसा वेरिएशन जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर कोई भी निशान, कोई भी दाग, कोई भी कट फटका, कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज आ गया। लेकिन क्या ये जो चेंज आया, ये जो वेरिएशन आया, क्या कभी भी ये चेंज, ये वेरिएशन अगले जनरेशन में पास ऑन होता है क्या? नहीं। इसका लिटरल मतलब क्या कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल, बॉडी सेल्स के अंदर वेरिएशन आएगा, वो वेरिएशन कभी भी अगले जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। उसी के लिए वर्ड क्या लिखा हुआ है कि सोमैटिक वेरिएशन आर नॉन इनहेरिटेबल। लेकिन जब हम जर्मिनल वेरिएशन की बातें करते हैं तो जर्मिनल वेरिएशन यानी वेरिएशन कहां आया होगा? गैमेट्स के अंदर। अब इसी गैमेट्स से क्या बनने जा रहा है? हमारे ऑफस्प्रिंग, हमारा प्रोजेनी, हमारा औलाद। ईमानदारी से सोच कर देखो, अगर गैमेट्स के अंदर चेंजेस आ गया, रीजन कुछ भी हो, रीजन अभी डिस्कस करेंगे, रीजन कुछ भी हो, अगर गैमेट्स के अंदर चेंजेस आ गया और उसी गैमेट से ऑफस्प्रिंग बनने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो चेंज आया, वो जो वेरिएशन आया, वेरिएशन कहां जाएगा? हमारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा। दैट इज व्हाई जो जर्मिनल वेरिएशन है, ये जर्मिनल वेरिएशन कैसा होता है? इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल कहने का मतलब क्या? ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नोटिस करना, दादा वाला कुछ कैरेक्टर पापा में होता है, दादा वाला कुछ कैरेक्टर उनके पोते, नाती पोते में भी होते हैं। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो जर्मिनल वेरिएशन है वो इनहेरिट होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। दैट इज व्हाई इस जर्मिनल वेरिएशन को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं। ध्यान रहे, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जर्मिनल वेरिएशन इज आल्सो नोन एज, या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन हम किस वेरिएशन को बोलते हैं? तो ध्यान रहे, दोनों एक दूसरे के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जर्मिनल वेरिएशन है, इसे फर्दर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या? जो हर जनरेशन में हो। किसके कारण हो सकता है? तो क्रॉसिंग ओवर। थोड़ा सा याद करते हैं फिर से 11th का पार्ट, मियोसिस। मियोसिस आपको पता होगा कि दो स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था। एक को बोलते थे मियोसिस फर्स्ट, दूसरे को बोलते थे मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट था उसको फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। याद आ रहा है क्या? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन हुआ करता था, पैकेटीन। और पैकेटीन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में होता क्या था? मैं फिलहाल अभी क्रॉसिंग ओवर समझा नहीं रहा हूं, बस एक नॉर्मल हिंट दे रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर में होता क्या था। कि दो क्रोमोसोम आपस में बात करते हैं कि मेरा कुछ हिस्सा तुम रख लो, तेरा कुछ हिस्सा मैं रख लूं, मैं भी नया बन जाऊंगा, तुम भी नया बन जाओगे, तेरे पास भी कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे, मेरे पास भी कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे इमेजिन करो ये 2 मार्कर है, ठीक है, एक रेड वाला है और एक ब्लैक वाला है। मैं क्या करूं, रेड वाले का जो कैप है वो ब्लैक वाले में लगा दूं और ब्लैक वाले का जो कैप है वो रेड वाले में लगा दूं। क्या होगा भाई? ब्लैक वाले का कुछ कैरेक्टर रेड में चला गया और रेड वाले का कुछ कैरेक्टर ब्लैक में चला गया। यानी दोनों के पास नए नए कैरेक्टर्स आ गए, यानी दोनों के पास क्या आ गया? वेरिएशन। अब मुझे ईमानदारी से बताना, गैमेट्स तो हर जनरेशन में बनता है ना? बिना गैमेट्स बने क्या नए ऑर्गेनिज्म की कल्पना भी किया जा सकता है क्या? नहीं। यानी गैमेट्स हर जनरेशन में बन रहा है तो हर जनरेशन में क्या हो रहा होगा? क्रॉसिंग ओवर। और अगर हर जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा यानी हर जनरेशन में क्या आ रहा होगा? वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस वेरिएशन। यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन कहने का लिटरल मतलब क्या? एक ऐसा वेरिएशन जो हर जनरेशन में हो रहा हो, इस जनरेशन में भी हुआ, अगले जनरेशन में भी, अगले जनरेशन में भी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जा रहा है।
ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ध्यान रखने वाली लाइन क्या है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन आखिर होता किसके कारण है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस जर्नल वेरिएशन किसके कारण, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या, मेरे में तो हुआ लेकिन अगले जनरेशन में नहीं हुआ, अगले जनरेशन में नहीं हुआ लेकिन उसके अगले जनरेशन में हो गया। यानी मेरे में हुआ, अगले जनरेशन में नहीं हुआ, क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ये किसके कारण हो सकता है, तो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, तो ये एक्चुअली बड़ा लंबा सा टॉपिक है, मजेदार ये भी टॉपिक है, आपको तब समझ में आएगा कि ये जो नए नए कैरेक्टर्स होते हैं, आते हैं, और किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। और एक लाइन बायोलॉजी का तो बड़ा फेमस लाइन है, क्या बोला जाता है कि म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इवोल्यूशन। यानी ये दुनिया में जो भी इवॉल्व हो रहा है, जो भी नए नए चीज आ रहे हैं, लिविंग सिस्टम की बातें कर रहा हूं, नॉन लिविंग सिस्टम की मत सोच लेना तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी चलता जा रहा है ना। यानी दुनिया में लिविंग सिस्टम के अंदर जो कुछ भी चेंजेज आ रहा है, जो कुछ भी नया नया इवॉल्व हो रहा है, जो कुछ भी इवोल्यूशन हो रहा है, उसके पीछे सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या है, तो म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होता क्या है, तो समझते हैं। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सडन होता है, यानी अचानक से होता है। किसके अंदर होता है, तो डीएनए के अंदर होता है। इसके द्वारा होता क्या है, तो चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता होगा, तो डीएनए होता है। क्या ये जो डीएनए के अंदर सडन अचानक से चेंज हुआ, क्या यह इनहेरिटेबल भी होता है, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि जर्नल वेरिएशन जितना भी होगा, चाहे डिसकंटिन्यूअस हो या फिर कंटिन्यूअस हो, ये हमेशा इनहेरिटेबल होंगे। यानी म्यूटेशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सडन चेंज जो डीएनए के अंदर हुआ और वो चेंज इनहेरिटेबल भी है। मान के चलो कि मेरे डीएनए में, मेरे जो जर्म सेल के डीएनए है, जर्म सेल के डीएनए में अचानक से कोई चेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं हुआ, किसी और फिनोमेनन के कारण वो हुआ। किसके कारण, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है कोई म्यूटेंट्स हो जो म्यूटेशन करवा रहे हो, कोई ऐसे एजेंट हो जिसके कारण वो चेंजेस हो गए। लेकिन वो जो चेंज हुआ कहां, मेरे बॉडी के जर्म सेल में। लेकिन चूंकि जर्म सेल में हुआ है तो और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जर्म सेल अगले जनरेशन में गैमेट बन करके जाता ही जाता है। यानी ये म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस जो डीएनए के अंदर अचानक से चेंज करवाता है और ये चेंज अगले जनरेशन में इनहेरिट भी हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, मैंने क्या बोला कि मेरे बॉडी में तो चेंज हुआ, मेरे बॉडी में तो म्यूटेशन हुआ, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे औलाद में भी होगा। अगर मान के चलो, कोई बोलोगे भी सर मान लो कि औलाद में भी हुआ, तो उसके औलाद में कोई जरूरी थोड़ी है कि होगा ही नहीं होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन एक सडन इवेंट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज वाई इस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया, डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस नहीं भाई साहब। फंडा क्लियर है। फिलहाल मैंने क्या बात किया, वेरिएशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक सोमैटिक जो नॉन इनहेरिटेबल होता है, एक जर्नल जो इनहेरिटेबल होता है। जर्नल फर्दर दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया। एक को मैंने बोला कंटिन्यूअस वेरिएशन जो क्रॉसिंग ओवर के कारण हुआ, एक को मैंने बोला डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो म्यूटेशन के कारण हुआ। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नीचे कुछ 4-5 नाम दे रखा है। एक्चुअली नाम भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये नाम क्या है, तो सबसे पहले तो टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, पहली बार किसने यूज किया, पहली बार किसने दिया, तो आपको नाम बड़ा सम्मान से याद रखना पड़ेगा, सर विलियम बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो हमारे लिए भगवान है, सर ग्रेगोर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सर विलियम बैटसन यही। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान रहे, ये जो थॉमस हंट मॉर्गन साहब है ना, थॉमस हंट मॉर्गन साहब है, इन्होंने सबसे ज्यादा जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। दैट इज व्हाई थॉमस हंट मॉर्गन साहब को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो बोलते हैं, साथ में भी बोलते हैं फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स।
क्योंकि ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था? जेनेटिक्स से रिलेटेड। फंडा क्लियर है? तो ध्यान रखने वाली बात है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? टीएच मॉर्गन साहब। मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पर, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल या फिर फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी बोलते हैं। आपको पूरा नाम पता होना चाहिए ड्रोसोफिला का, कि हम ड्रोसोफिला को पूरा नाम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडन्स है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही होगी, उम्मीद है इस टॉपिक को आ रही होगी।